अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च SOC 609 के लेक्चर नंबर 14 को देखेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है फोकस ग्रुप डिस्कशंस। अब हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 45 पर, फोकस ग्रुप डिस्कशंस पर। देखिए FGD क्या होती है। FGD मतलब फोकस ग्रुप डिस्कशन असल में ग्रुप इंटरव्यू होता है। इसका मतलब होता है एक रिसर्चर कुछ लोगों का छोटा सा ग्रुप बनाता है, फिर उनसे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन करवाता है। मतलब लोगों को बिठाकर किसी इशू पर बात करवाना ही FGD कहलाता है। FGD क्यों की जाती है? FGD का मेन पर्पज़ होता है लोग किसी इशू के बारे में क्या सोचते हैं, कम्युनिटी का कॉमन बिहेवियर क्या होगा, किस इशू पर कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि लोग वैक्सीनेशन के बारे में क्या सोचते हैं, गांव में पानी का इशू कितना सीरियस है, यूथ मोबाइल का यूज़ कैसे करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो वो FGD कहलाता है, यानी ग्रुप की फॉर्म में। रिसर्चर को क्या स्किल्स चाहिए होती है FGD के लिए? देखिए FGD कंडक्ट करने के लिए रिसर्चर को होना चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी और डिस्कशन को कंट्रोल करने की एबिलिटी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि रिसर्चर को सबको बोलने का जो है वो चांस देना होता है और टॉपिक से बाहर नहीं जाने देना होता है। ठीक है, यानी जिस टॉपिक पर आपने डिस्कशन करनी होती है उसी पर आपने तमाम की तमाम बातें जो है वो करनी होती हैं। FGD किस रिसर्च में यूज़ होती है? याद रखिएगा FGD बहुत यूज़फुल होती है कलेक्टिव बिहेवियर समझने में भी, और पार्टिसिपेटरी रैपिड अप्राइजल में भी यानी PRA में, और RRA में यानी कि रूरल पार्टिसिपेटरी रैपिड अप्राइजल में। ठीक है, जब रिसर्चर कम्युनिटी के साथ मिलकर उनके प्रॉब्लम्स समझना चाहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? FGD ही कहते हैं। ठीक है, FGD के फ़ायदे क्या होते हैं? FGD एक फास्ट और चीप मेथड है। इसके बेनिफिट्स होते हैं, बहुत जल्दी डाटा मिल जाता है, इससे कॉस्ट कम आपकी लगती है, कम्युनिटी का कल्चर समझ आता है, लोग अपनी हिडन बातें शेयर कर देते हैं और रिसर्चर को ग्राउंड रियलिटी मिलती है। यानी थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है बट इससे इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। ठीक है, FGD से रिसर्चर को क्लियर डाटा मिलता है, याद रखिएगा, और फिर रिसर्चर पॉलिसी मेकर्स को गाइडलाइंस देता है और गवर्नमेंट को बताता है कि लोगों को क्या चाहिए। इसको कहते हैं पॉलिसी इंटरवेंशन। यानी रिसर्च का रियल पर्पस होता है सोसाइटी की प्रॉब्लम सोल्व करना। क्लियर? मार्केटिंग में FGD का यूज़ कैसे होता है? याद रखिएगा FGD सिर्फ सोशल रिसर्च में नहीं, मार्केटिंग रिसर्च में भी यूज़ होती है। कंपनीज FGD से पता करती हैं कि लोग किस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं और कस्टमर्स का बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। देन हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 46 की, फोकस डिस्कशन कॉम्पोजिशंस। यानी FGD कंडक्ट करने के लिए प्लानिंग और टीम सेटअप कैसे होता है। FGD करना इजी नहीं होता, याद रखिएगा। FGD कंडक्ट करना सिंपल काम नहीं है, इसके लिए रिसर्चर को प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। मतलब पहले से डिसाइड करना होता है कौन क्या करेगा और डिस्कशन कैसे चलेगी। सारी सी बातें किसी भी काम को करने से पहले हमने कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे टॉपिक डिसाइड करना पड़ता है और किसने क्या करना है, किस इंसान का क्या काम है, जो आपकी टीम होती है। ठीक है, सो कितने रिसर्चर्स चाहिए होते हैं इसके लिए भी? FGD के लिए मिनिमम 2 रिसर्चर्स इंटरव्यूज़ ज़रूरी होते हैं। दोनों के रूल्स क्लियर होने चाहिए। एक जो पहला जो होगा यानी कि मॉडरेटर का काम होता है डिस्कशन स्टार्ट करना, क्वेश्चंस पूछना, डिस्कशंस को डायरेक्शंस देना, टॉपिक से बाहर नहीं जाने देना। ठीक है, यानी मॉडरेटर जो होता है वो लीडर ऑफ डिस्कशन होता है। क्लियर? दूसरा जो रूल होता है वो है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का काम होता है मॉडरेटर की हेल्प करना, नोट्स लेना, रिकॉर्डिंग मैनेज करना और पार्टिसिपेंट्स को कंफर्टेबल फील करवाना। यानी फैसिलिटेटर जो होता है वो हेल्पर ऑफ मॉडरेटर होता है। ठीक है, अब ग्रुप का साइज़ कितना होना चाहिए? अब FGD में ग्रुप साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो सबको बोलने का चांस नहीं मिलेगा, बहुत छोटा ग्रुप होगा तो डिस्कशन वीक हो जाएगी। इसलिए आइडियल साइज़ जो होता है वो होता है 6 से 12 लोग तक। ठीक है, इस तरह जो है वो आपका डिस्कशन भी वीक नहीं होगी और सबको बोलने का मौका भी मिल जाएगा। ये परफेक्ट नंबर है डिस्कशन के लिए। क्लियर? ग्रुप के लोग कैसे होने चाहिए? अब ग्रुप यूजुअली होने चाहिए सेम जेंडर होने चाहिए, यानी कि मेल या फीमेल, मेल है तो मेल ही होने चाहिए, फीमेल है तो फीमेल होने चाहिए। सेम एज ग्रुप, यानी टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो इस तरह इस लिहाज से सेम एज ग्रुप चाहिए। क्यों? ताकि लोग कंफर्टेबली बात कर सके और हेजिटेट ना करें। फॉर एग्जांपल वुमेन हेल्थ टॉपिक पर बात हो रही है तो वो सिर्फ वुमेन ग्रुप में ही हो सकती है। स्टूडेंट टॉपिक पर बात हो रही है तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स ग्रुप में ही बात हो सकती है। आउट ऑफ जो स्टूडेंट्स ग्रुप या आउट ऑफ वुमेन ग्रुप्स में जो है वो ये डिस्कशंस क्लियर नहीं होगी।
इसके बाद डिस्कशंस कहाँ होनी चाहिए। अब एफजीडी हमेशा लोगों के अपने इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, मतलब गांव के लोग हैं तो गांव में डिस्कशन होनी चाहिए, स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल या यूनिवर्सिटी में डिस्कशंस होनी चाहिए। क्यों? ताकि लोग रिलैक्स फील करें और जो है वो फ्रीली बात करें। इन्वायरमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में, ठीक है। अब इसके लिए हमें टाइमिंग्स का भी पता होना चाहिए कि टाइमिंग्स कितनी होनी चाहिए। अब एफजीडी का जो आइडियल टाइम है वो 45 से 90 मिनट्स तक है। 45 मिनट्स से कम मतलब इंपॉर्टेंट बातें मिस हो सकती हैं इस तरह। अगर 90 मिनट से ज़्यादा हो गया तो लोग बोर हो जाते हैं और अपने काम की वजह से जल्दी चले जाते हैं। सो इसलिए बेस्ट ड्यूरेशन जो होती है वो 45 से 90 मिनट्स तक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्विज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम ये हमारे पास प्रीवियस टॉपिक का ही पॉइंट है। फॉर डाटा कलेक्शन इंटरव्यूज गाइड कैन बी यूज्ड। देखिए मतलब कि एफजीडी में डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। एफजीडी का मेन गोल होता है लोगों की बातें रिकॉर्ड करना। इसके लिए रिसर्चर डिफरेंट टूल्स यूज़ करता है, जैसे कि इंटरव्यू गाइड हो गया, नोट्स लेना इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ज़रूरी, फ़ोटोज़ और मेमो राइटिंग्स होती हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप जो है उसका डाटा एनालिसिस होता है। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, देखिए इंटरव्यू गाइड क्या होता है। रिसर्चर एक इंटरव्यू गाइड बनाता है, इसमें होते हैं क्वेश्चंस की लिस्ट और डिस्कशंस के टॉपिक्स। इससे रिसर्चर को पता होता है कि डिस्कशन किस डायरेक्शन में ले जानी है, ठीक है। नोट्स लेना क्यों ज़रूरी होते हैं, डिस्कशंस के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना ज़रूरी होता है, इसको कहते हैं नोट टेकिंग, क्योंकि बाद में जो है वो रिसर्चर को डाटा एनालाइज करना होता है। तीसरी बात जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो इसलिए होती है कि नोट्स के साथ साथ रिसर्चर रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो चाहे वीडियो फॉर्म में। इसका फ़ायदा होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस नहीं होती इससे, ठीक है। चौथी बात फ़ोटोज़ और मेमो राइटिंग्स है, यानी एफजीडी में रिसर्चर फ़ोटोज़ भी ले सकता है, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स या मेमोज भी लिखता है। ये सब डाटा सेव करने के तरीके होते हैं। पांचवी जो बात हमारे पास लास्ट स्टेप वो ये है कि डाटा एनालिसिस, यानी एफजीडी का फाइनल स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शंस और डाटा एनालिसिस। ट्रांसक्रिप्शंस क्या होती है, रिकॉर्डिंग को लिखना, यानी ऑडियो से टेक्स्ट फॉर्म में लिखना होता है हमने, और डाटा एनालिसिस मतलब कि डाटा को समझना और रिजल्ट निकालना होता है। आजकल क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 47, सेटिंग्स फॉर फोकस ग्रुप डिस्कशंस, यानी फोकस ग्रुप डिस्कशंस के सेटिंग्स कैसे करनी है। याद रखिएगा एफजीडी कंडक्ट करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी होती है, और एफजीडी के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो मॉडरेटर होता है, दूसरा फैसिलिटेटर होता है, और तीसरा हमारे पास स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला जो हमारे पास है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है, लीडर ऑफ डिस्कशंस होता है, लीडर ऑफ डिस्कशन होता है, यानी मॉडरेटर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मॉडरेटर जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करता है, एंकर की तरह डिबेट चलाता है और लोगों को इंगेज करता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सबको बोलने का चांस भी देता है, यानी मॉडरेटर जो है वो डिस्कशन का लीडर होता है। सेकंड पर्सन होता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब कि हेल्पर। उसका काम होता है कि मॉडरेटर की हेल्प करना, मॉडरेटर के पास रहना, कम्युनिकेशंस गैप को कम करना, यानी मॉडरेटर प्लस फैसिलिटेटर मिलकर क्या काम करते हैं, एक टीम वर्क बनाते हैं, ठीक है। एफजीडी का थर्ड पार्ट जो होता है वो पार्टिसिपेंट्स होता है। पार्टिसिपेंट्स यानी वो लोग जो डिस्कशंस में होते हैं इंक्लूड, ठीक है। इसके रूल्स क्या है, पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए 6 से 12 लोग, ठीक है, और इन्वायरमेंट होना चाहिए कंफर्टेबल, ताकि लोग ओपनली बात करें और हेजिटेट ना करें। इसके बाद डिस्कशंस का इन्वायरमेंट आ जाता है। देखिए एफजीडी का इन्वायरमेंट होना चाहिए फ्रेंडली, कंफर्टेबल और डिस्कशन के लिए सूटेबल, यानी मॉडरेटर को डिस्कशन फ्रेंडली वे में जो है वो कंडक्ट करनी चाहिए। तो ये इसकी जो सेटिंग्स है ये भी इंपॉर्टेंट आपने अच्छे से याद रखनी है। देन हम आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 48 पर, एफजीडी डाटा रिफ्लेक्शंस, ठीक है। इसमें हमें ये बताया जाता है कि एफजीडी के बाद डाटा को कैसे जो है वो समझा और एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब डाटा रिफ्लेक्शन क्या होता है, एफजीडी में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, डिस्कशन के बाद रिसर्चर का काम होता है उन सारी बातों को समझना और ऑर्गेनाइज करना। इस प्रोसेस को कहते हैं डाटा रिफ्लेक्शन या फिर डाटा एनालिसिस करना। रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर डिस्कशन को दोबारा देखता है, यानी रिकॉर्डिंग्स भी देखता है उसकी और नोट्स भी देखता है। फिर वो जो है वो कुछ स्टेप्स करता है, यानी मेन आइडियाज़ ढूंढता है उसमें से। रिसर्चर बार बार डाटा को जो है वो पढ़ता है ताकि इंपॉर्टेंट आइडियाज़ मिल सके। इसको कहते हैं थीम्स आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप उसका जो होता है वो सिमिलैरिटीज़ ढूंढना। सिमिलैरिटीज़ ढूंढना यानी रिसर्चर देखता है कि कौन सी बातें सेम है और लोग किस बात पर एग्री कर रहे हैं। इससे पता चलता है कम्युनिटी का कॉमन थिंकिंग क्या है।
तीसरा स्टेप वो ये देखता है कि डिफरेंसेस ढूंढता है, यानी फिर रिसर्चर देखता है कि लोग किस बात पर डिसएग्री कर रहे हैं और इससे पता चलता है डिफरेंट ओपिनियंस भी एग्जिस्ट करती हैं। चौथा स्टेप जो होता है इसका बिहेवियर ट्रेंड्स, यानी रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है कि लोगों का बिहेवियर पैटर्न क्या है और सोसाइटी का ट्रेंड क्या है। फिर रिसर्चर सारी इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंस में जो है वो और लॉजिकल ऑर्डर में लिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी देखते हैं। यहाँ पर जो है वो एफजीडी की एक एग्जांपल दी गई है। इसमें लोग एक्सचेंज मैरिज का जो है वो इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। एक्सचेंज मैरिज जो होती है यानी कि वट्टे सट्टे वाली मैरिज। ठीक है, अब आमना की बात है। यहाँ पर आमना कहती है कि एक्सचेंज मैरिज में अक्सर मैन जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और वुमेन जो है वो कम एजुकेटेड होती हैं। इससे रिजल्ट क्या निकलता है, मैन जो है वो वुमेन को अनवाइज समझते हैं और जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देते, कपल्स में झगड़े होते हैं। मतलब कि इस थीम का मतलब है कि एजुकेशन गैप की वजह से मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब साइमा की बात देखते हैं। साइमा एक और प्रॉब्लम बताती हैं कि अगर एक वुमेन को डाइवोर्स मिलता है तो एक्सचेंज मैरिज की वजह से दूसरी वुमेन को भी डाइवोर्स मिल जाती है। मतलब एक की प्रॉब्लम दूसरी को भी सफ़र करना पड़ता है इससे। ठीक है, यानी एक्सचेंज मैरिज से अनफेयर सफरिंग होती है। क्लियर। अब फरहत की बात है। फरहत गर्ल्स के राइट्स के बारे में बताती हैं कि गर्ल्स को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की परमिशन नहीं होती। फादर से आर्ग्यू नहीं कर सकती, यानी फादर से कोई बात नहीं कर सकती। अगर बोलें तो मतलब लोग उन्हें ब्लेम करते हैं। कम्युनिटी का बिलीव है कि एजुकेशन गर्ल्स को बिगाड़ रही है। यानी थीम जो बनती है इसकी वो यही है कि पैट्रियार्की एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन गर्ल्स। राबिया की बात है। राबिया कहती हैं कि फादर समझते हैं चाइल्ड अपब्रिंगिंग सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फादर्स जो है वो बच्चों को टाइम नहीं देते और इससे थीम निकलता है जेंडर रूल्स इन पेरेंटिंग। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं एक्सचेंज मैरिजेस की। आप क्या इस एक्सचेंज मैरिज से एग्री हैं या नहीं हैं? आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी स्टूडेंट्स ज़रूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 49 पर, एफजीडी चैलेंजेस। यानी एफजीडी कंडक्ट करते वक्त रिसर्चर को किन प्रॉब्लम्स का सामना होता है। अब एफजीडी यूज़फुल मेथड है, ठीक है, लेकिन ईजी नहीं होता। इसमें बहुत से जो है वो चैलेंजेस होते हैं। अब जैसे कि कम्युनिटी में एंट्री लेना, एक्सेस टू रिस्पोंडेंट्स। सबसे पहला चैलेंज होता है कम्युनिटी में एंट्री लेना, यानी रिसर्चर आउटसाइडर होता है इसलिए लोग इजीली ट्रस्ट नहीं करते उस पर। इसके लिए हेल्प लेनी पड़ती है मौलवी साहब से और नंबरदार से, पीर साहब से, या कोई रिस्पेक्टेड पर्सन हो। इनको कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है, दूसरा जो इसको चैलेंज करना पड़ता है पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करना। ठीक है, यानी लोगों को डिस्कशन में लाना। लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, बिजी होते हैं, टाइम नहीं देते, इसलिए रिक्वायर्ड ग्रुप बनाना मुश्किल होता है। तीसरी जो बात होती है इसमें, तीसरा जो चैलेंज है वो ये है कि होमोजीनियस ग्रुप बनाना, यानी सेम एज का ग्रुप बनाना, या जेंडर जैसे मेल का बना रहे तो मेल इकट्ठे करना, फीमेल का बना रहे तो फीमेल इकट्ठी करना बड़ा मुश्किल है। बैकग्राउंड सेम ढूंढना, ठीक है, इसको कहते हैं होमोजेनिटी। ऐसा ग्रुप अरेंज करना भी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा जो इसमें चैलेंज आता है लोगों को टॉपिक पर रखना, यानी एफजीडी में लोग अक्सर टॉपिक से हट जाते हैं, किसी और जो है वो साइड पर चले जाते हैं, बातें करते करते इधर उधर की बातें करते हैं। अगर ऐसा हो जाए रिसर्च का पर्पस ख़राब हो जाता है, इसलिए मॉडरेटर को होना चाहिए एक्सपर्ट कम्युनिकेटर। ठीक है, पांचवी बात टाइम मैनेजमेंट की होती है, यानी रिसर्चर के लिए टाइम मैनेज करना भी मुश्किल होता है। सबको टाइम पर लाना और डिस्कशन को टाइम पर फिनिश करना, ये भी एक मेजर चैलेंज है। ठीक है, इसके बाद छठा पॉइंट है सोर्सेज मैनेजमेंट, यानी समटाइम रिसर्चर को पार्टिसिपेंट्स को चाय स्नैक्स देने पड़ते हैं और स्मॉल इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, इसलिए बजट मैनेज करना भी चैलेंजिंग होता है। सातवां पॉइंट जो है हमारे पास चैलेंजिंग पॉइंट जो है वो प्राइवेसी का इशू होता है, यानी लोग ग्रुप में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते, इसलिए रियल इश्यूज समझना मुश्किल हो जाता है और प्राइवेसी मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, आठवां जो इसमें चैलेंजिंग पॉइंट है वो है वेन्यू अरेंज करना है, यानी रिसर्चर को ऐसी जगह चाहिए जहां सब लोग आराम से बैठ सकें और जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट हो। सूटेबल वेन्यू मिलना भी डिफ़िकल्ट होता है। नौवां पॉइंट इसमें रिकॉर्डिंग की परमिशन, यानी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लोग समटाइम परमिशन नहीं देते, इससे डाटा कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। 10वां पॉइंट इसमें ग्रुप बिहेवियर कंट्रोल करना, यानी एफजीडी में रिसर्चर को सब लोगों के बिहेवियर पर नज़र रखनी होती है। रूम में जो है वो डिस्टर्बेंसेस कम रखनी होती हैं, ये भी एक बिग चैलेंज है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपने 10 के 10 पॉइंट याद रखने हैं जो एक रिसर्चर को चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है, वो कौन कौन से चैलेंजिंग है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।